Hello students, how are you? My name is Nisar Ahman. Today we have the topic of the scope of international relations. Here is the introduction. Scope means range, parameter, limit, boundaries, subject matter. जब हम स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट की रेंज कितनी है, उसका पैरामीटर कितना है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसमें पढ़ाया क्या जाता है, उसकी टर्मिनोलॉजीज प्रेपोजिशंस क्या हैं, वो जो इसकी हिस्ट्री है एवोल्यूशनरी वो सीक्वेंस में है कि नहीं है, ये सारा मिला के जो है वो अब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जो है किसी सब्जेक्ट में जो है वो पढ़ाया जाता है, तो उसको जो है वो स्कोप कहते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है the extent of the area or subject matter that something deals with or to which it is relevant। के स्कोप हम उसको कहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का या सब्जेक्ट मैटर हो या उसका एरिया हो, उसमें वो किस चीज के साथ जो है वो डील करता है और वो किसके लिए रिलेवेंट है, तो उसको स्कोप कहते हैं। जैसे सोशोलॉजी की अपनी जो है वो सब्जेक्ट मैटर होगा, एरिया होगा, साइकोलॉजी का अपना होगा, एजुकेशन का अपना होगा, इंग्लिश लिटरेचर का अपना होगा। तो हर सब्जेक्ट का जो है वो स्कोप या पैरामीटर जो है वो एक उसकी एक अपनी शनाख्त होती है। सेकंड पॉइंट इज इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक कवर डिप्लोमेसी, ट्रीटीज, क्वेश्चन ऑफ वॉर, पीस, global happenings, commercial, cultural, educational, social, religious, international lines and international organizations etc। तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो टॉपिक कवर करता है वो ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। इन सब आईआर के जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होती हैं। द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कैन बी डिस्कस, मतलब ये सारी चीज़ें जितनी मैंने अभी पढ़ी है ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। अब आ जाए स्कोप। तो स्कोप में पहला है स्टेट सिस्टम। पॉइंट है द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बिगिन विद द स्टेट सिस्टम। One can see great impact of the state system on international scene since last 3 centuries। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का भी आगाज स्टेट सिस्टम से हुआ। स्टेट नेशन स्टेट सिस्टम जब से शुरू हुआ वो था 1648 से ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से, उससे लेके आज तक जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो सारी चीज़ें, वो सारे इवेंट्स, वो सारी थियरीज जो है वो डील करता है जो स्टेट सिस्टम के साथ चली और आज तक जो है वो चलती आ रही हैं। तो वो स्टेट के जो है सॉरी आईआर के सब्जेक्ट मैटर में जो है वो इंक्लूड होती आ रही हैं। Second point is the individuals organize themselves in sovereign states and through them to the individuals organize themselves in sovereign states and through them strive to fulfill their interest। तो इसका ये मतलब कि लोग जो हैं वो खुद को जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद जो है सॉवरेन स्टेट्स में जो है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स का मतलब ये कि नेशंस, उन्होंने अपनी रियासतें जो है फिक्स्ड बॉर्डर में डाली और अलग अलग जो है वो किसी ने रिलीजन के नाम पे, किसी ने लैंग्वेज के नाम पे, किसी ने नस्ल के नाम पे जो है वो अपनी अपनी रियासतें बनाई। वो रियासतें इसलिए बनाई कि वो अपने मफादात को जो है वो पूरा कर सकें, इसलिए वो स्टेट सिस्टम जो है वो बनाया गया। Third point is the incompatible interest of these sovereign states cause conflict, and international politics is those the natural outcome of conflict of sovereign states। तो इसका ये मतलब कि जहाँ पे इंटरेस्ट जो है सॉवरेन स्टेट्स का क्लेश में आता है, इनकम्पेटेबल होता है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उन कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो नेचुरल एक आउटकम होता है, या वो रियासतें विनर्स होती हैं या वो रियासतें जो है वो लूजर्स होती हैं। सेकंड पॉइंट इज इन द स्कोप ऑफ आईआर के जर्नल एंड डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। जैसे कि हमें पता है कि आईआर की जो बिगिनिंग हुई थी
वो हुई थी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। शुरुआत में शुरू में जो है आईआर में सिर्फ डिप्लोमेटिक हिस्ट्री जो है वो पढ़ाई जाती थी। यहाँ पे पॉइंट भी है, इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ डिसिप्लिन इट्स स्टडीज वर मैनली हिस्टोरिकल। शुरुआत में जो है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री और हिस्ट्रीज जो है वो पढ़ाई जाती थी, क्योंकि इतने इवेंट्स हुए नहीं थे, तो उसमें जो है वो इतना ज़्यादा जो है नहीं पढ़ाया जाता। तो शुरुआत इसकी जो है वो हिस्टोरिकल स्टडीज से जो है वो आईआर की हुई। सेकंड पॉइंट, इंटरनेशनल रिलेशंस वाज कंसिडर्ड आइडेंटिकल विथ इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक हिस्ट्री फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो आईआर को ये माना जाता था कि वो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री और जनरल हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, काफ़ी टाइम तक उसको यही माना गया। Under this tradition, certain major events were taken up for analysis against a historical perspective. जैसे ही दुनिया आगे चली, निज़ाम आगे चला, तो कुछ जो हैं जैसे जैसे वो इवेंट्स जो हैं वो हिस्ट्री में आते गए, तो आईआर का भी जो है वो जो जो ट्रेडिशनल जो इमेज था हिस्टोरिकल वाला, वो थोड़ा चेंज होता गया, क्योंकि जो कुछ ऐसी दुनिया में जो है जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, लीग ऑफ नेशन, कंसेंट ऑफ यूरोप, ट्रीटीज, इंटरनेशनल लॉ का आना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जैसे जैसे सबसे बड़ी चेंज जो आई वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो वो उसको जब एनालाइज करने लगे, तो आईआर का जो स्कोप है वो भी चेंज होता गया, उसका इमेज जो है वो भी चेंज होता गया। आफ्टर सम टाइम हिस्टोरिकल अप्रोच वाज रिप्लेस्ड बाय मेनी न्यू एंड बेटर अप्रोचेस, येट हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड इवेंट्स हैव देयर रिलेवेंस फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ अरसे के बाद जैसे ही दुनिया चेंज होती गई, तो वो जो हिस्टोरिकल अप्रोच थी आईआर की वो थोड़ी चेंज होती गई, और ज़्यादा फैक्ट्स और इवेंट्स जो है आईआर में जो है वो पढ़ाए गए, वो आते गए। लेकिन जो हिस्ट्री की अपनी अहमियत थी वो अभी बरकरार है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी इवेंट का, किसी वॉर का, किसी हैपनिंग का जब आप एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस का तरीका ये होता है कि आप उसका बैकग्राउंड देखते हैं पहले, मतलब उसकी हिस्ट्री देखते हैं, फिर उसका प्रेजेंट देखते हैं, फिर फ्यूचर एनालिसिस करते हैं कि ये क्या होगा। तो हिस्ट्री इसलिए आईआर में इम्पोर्टेंट होती है किसी भी टॉपिक के लिए, इस ताकि वो पूरी ए टू जी जो है वो टॉपिक को सही से एनालाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, टू द स्टडी the recent Indo-Pak relations, one has to go back into the past to know their historical background. The study of journal and especially the diplomatic history cannot be separated from the international relations. तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि सपोज करें अगर आपको इंडो पाक रिलेशंस जो हैं उनको एनालाइज करना है, उन पे लिखना है आज, तो आप जो हैं ये इंडो पाक रिलेशंस जो हैं 1947 से लेके आप एनालाइज करेंगे, हिस्ट्री खंगालेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, पढ़ेंगे, बैकग्राउंड पढ़ेंगे, इश्यूज पढ़ेंगे, और फिर आज जो है वो क्या स्टैंडिंग है इस रिलेशन की और फ्यूचर में क्या होगी, तो इस तरह जो है आप उसको एनालाइज करेंगे। तो हिस्ट्री आईआर के भी जो है हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है वो यही है। और थर्ड स्कोप जो है, फिर इंटरनेशनल लॉ आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो है और वो जब मशीनें बनने लगी, जब स्टीम इंजन आने लगी, जब जो ट्रांसपोर्ट का जो है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा फास्ट होने लगा, लोग पढ़ने लिखने लगे, और जो है जो वो अर्बनाइज सोसाइटी हो गई। और तो वहाँ पे रियासतें, क्योंकि ये आईआर जो है वो यूरोपियन बेस्ड सब्जेक्ट है, पहले सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन सारा कुछ यूरोप में होता था। यूरोप के बाद सारी बाहर जो है वो सारी कॉलोनीज थी, सारे खिते कॉलोनीज थे। तो यहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद रियासतों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टेट सिस्टम बन चुका था, तो जब वो उनके रिलेशंस बढ़ने लगे, तो उनमें जब ट्रीटीज होते थे, मुआहदे होते, चाहे वो ट्रेड ट्रीटीज हों, चाहे पॉलिटिकल ट्रीटीज हों, या कुछ और ट्रीटीज हों, तो उनको कवानीन की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे फिर एक एक जो होगो ग्रोशियस, जिसको इंटरनेशनल लॉ का जो है फादर माना जाता है, तो वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है रियासतों को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए
वो बने। तो as mentioned above, international law act as restriction on natural power and state action। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिसने नेशनल नेशनल पावर और स्टेट्स के एक्शन को जो है उन उन रूल्स एंड रेगुलेशन के पाथ पे जो है वो चलाने की कोशिश की। आज भी जो है वो इंटरनेशनल लॉ जो है आईआर में एक सब्जेक्ट है, वो पढ़ाया जाता है। Thus, it is accepted as a very important aspect of study of international relation। इंटरनेशनल लॉ जो है एक अहम जो है वो आस्पेक्ट जो है वो माना जाता है आईआर की स्टडी में। Number third is international law contains a set of rules which regulates and determines the interstate behavior pattern both in the time of peace and war। अब इंटरनेशनल लॉ जिसको हम बैनुल अक़वामी कानून कहते हैं वो सेट करता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंटर स्टेट बिहेवियर या रिलेशंस को जो है उन रूल्स एंड रेगुलेशन को चलाता है, चाहे वो पीस टाइम हो चाहे वो वॉर टाइम हो। वो वॉर के लिए भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनेशनल लॉ में बने हुए हैं, और पीस टाइम में भी जो है जब रियासतें एक दूसरे से रिलेशन रखती हैं तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बने हुए हैं, उस हिसाब से जो है ये रियासतें स्टेट जो है एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं। लास्ट इज देयर फॉर अ साउंड नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज मस्ट आर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशन को समझ रहे हैं तो इसमें थोड़ी बहुत जो इंटरनेशनल लॉ की जो है वो नॉलेज होना भी जो है वो लाजमन होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। फोर्थ स्कोप ऑफ आईआर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जब बनी तो ये भी जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का जो है वो सब्जेक्ट मैटर हुआ। जैसे दुनिया में सबसे पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, वो है लीग ऑफ नेशन 1919 में। इससे पहले कोई और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी दुनिया में जिसको किसी सब्जेक्ट में जो है वो पढ़ाया जाए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो आज भी है, तो उसको भी जो है एक हिस्सा मिला इंटरनेशनल रिलेशन में ताकि वो पढ़ाया जा सके। तो जब ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल की तर्ज की ऑर्गेनाइजेशन बनी तो वो आईआर का हिस्सा जो है वो बन गई। उसके साथ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे यूरोपीय यूनियन है, नेटो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब स्टेट्स है, ओआईसी है, सार्क है, आसियान है, एससीओ है। तो ये जब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो ये भी जो है आईआर का हिस्सा बनने लगी। तो हम पढ़ रहे हैं वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट, लीग ऑफ नेशंस फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वार वन। The United Nations formed after World War II, the most comprehensive of all international organizations. Number three, the regional arrangements, European Union. Regional arrangements means regional organizations. European Unions, NATO, Organization of Arab States, OIC, SARC, ASEAN, Shanghai Cooperation Organization, and other organizations international or regional character have assumed significant role in the present world। तो जब रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनी जिनके ये नाम हैं, तो ये भी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में जो है वो पढ़ाई जाती हैं। Fourth point is these international institutions provide forums for cooperation and conflict resolution and governed by their own rule। तो ये चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो रियासतों को जो है एक फोरम्स जो है वो मुहैया करते हैं जहाँ पे वो आके डिस्कशंस करते हैं, डायलॉग करते हैं, निगोसिएशंस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन जो है वो बढ़ाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूट करते हैं। और वो सारे जो हैं इन जो है इन ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक जो है रियासतें डील करती हैं। These organizations came into existence to new economic, military, technological, cultural cooperation among the member states। Last point is since all these organizations and institutions have bearing on interstate relations, they become a subject matter of international relations to that extent। तो ये कह रहे हैं कि ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं
चाहे वो रीजनल इंस्टीट्यूशन है, उनका ताल्लुक जो है वो इस रियासतों के रिलेशंस के साथ है। तो इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब्जेक्ट मैटर है या पैरामीटर आईआर के जो है उस बाउंड्री में जो है आती हैं। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो रीजनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो आईआर में जो है वो पढ़ाई जाती हैं। तो इससे भी स्कोप जो है वो बढ़ता है आईआर का। फिफ्थ पॉइंट इज इंटरनेशनल सिस्टम्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम्स जो हैं, तीन इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं। 1648 जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ तो जो स्टेट सिस्टम जो है उसका इमरजेंस हुआ निज़ाम का। तो 1648 से लेके 1945 तक जो वर्ल्ड आर्डर था वो मल्टीपोलर वर्ल्ड था, जिसमें दो से ज़्यादा जो है वो पावरफुल स्टेट्स थी, सुपर पावर स्टेट्स थी। फिर 1945 के बाद 1991 तक बाइपोलर जो है वो सिस्टम रहा, जिसमें जो है एक तरफ सोवियत यूनियन था, दूसरी तरफ जो है यूएसए कैपिटलिस्ट था। तो ये इन्होंने जो है वो सिस्टम को डोमिनेट किया हुआ था। लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो फिर पैराडाइम शिफ्ट हुआ, और उसके बाद जो है वो यूएसए जो है वो सिंगल सुपर पावर रहा जो आज भी है। तो वो 91 के बाद जो तीसरा सिस्टम है इंटरनेशनल, वो है यूनिपोलर सिस्टम। तो हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैज़ आल्सो बीन अंडरटेकन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम थियरीज, realism, idealism, behavioralism, economic approach to a wide variety of international phenomena, as well as the development of typology of systems in international community. तो सबसे पहले ये है कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो इस इंटरनेशनल सिस्टम में जो है आईआर में कुछ थियरीज हैं जिसको हम सिस्टम थियरीज कहते हैं, जैसे रियलिज्म, आइडियलिज्म, बिहेवियरलिज्म, इकोनॉमिक अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविज्म, मार्क्सिज्म। तो ये थियरीज जो हैं वो सिस्टम के हिसाब से जो है वो पढ़ाई जाती हैं, और जब से ये थियरीज बनी हैं या आई हैं तो ये भी आईआर का जो है वो हिस्सा बन गई हैं। Second point, contemporary international system have been built on the basis of multipolar, bipolarity and unipolarity. तो पहले ही मैंने आपको बताया कि ये जो स्टेट सिस्टम जब से इमर्ज हुआ और आज तक जो है ये तीन निज़ाम जो है वो आ चुके हैं। मल्टीपोलर जिसमें दो से ज़्यादा सुपर पावर्स हों, बाइपोलर जो 1945 के बाद हुआ 1991 तक, जिसमें दो सुपर पावर्स थे, और यूनिपोलर जो 91 के बाद जो है यूएसए ने डोमिनेट किया और सिंगल जो है वो सुपर पावर बना। वेरियस रीजन्स आर स्टडीड एट इंटरनेशनल सिस्टम आर अ सबऑर्डिनेट स्टेट सिस्टम। तो इसमें और रीजनल स्टडीज़ में जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जैसे साउथ एशियन स्टडीज़ है, यूरोपियन स्टडीज़ है, अमेरिकन स्टडीज़ है, मिडिल ईस्ट स्टडीज़ है, लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ है। तो ये भी जो है थियरी, एक तो थियरीज पढ़ाई जाती हैं, दूसरा सिस्टम्स पढ़ाए जाते हैं, और तीसरा जो है एरिया स्टडीज़ जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ये इससे भी स्कोप जो है वायर का बढ़ता है। छठा पॉइंट है द इमरजेंस ऑफ यूएस एंड रशिया एज अ सुपर पावर। तो मैंने बताया आपको कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो यूरो सेंट्रिक इंटरनेशनल रिलेशन से वो ख़त्म हो गए, क्योंकि यूरोप पूरा जो है इन फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से और सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से जो वो बैकवर्ड हो गया। और तो 1945 के बाद दो जो है वो सुपर पावर इमर्ज हुए और पैराडाइम शिफ्ट हुआ, बाइपोलर हुआ। एक तरफ यूएसए था जो कैपिटलिस्ट था, और दूसरी तरफ यूएसएसआर सोवियत यूनियन जो कम्युनिस्ट था। तो emergence of USA and USSR as superpowers further widened the scope of international relations. After the Second World War, the world transformed into bipolarity from multipolarity, with US and USSR flourishing in international affairs. Both superpowers conducted international relations according to their interests. तो यह ऊपर वाले जो है मैं उनको जो एलाबरेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने शुरू से ही बता चुका हूँ ये चीज़ें।
नीचे वाले दो पॉइंट जो है कह रहे हैं कि ये दोनों सुपर पावर्स, एक जो है कैपिटलिस्ट था और दूसरा जो है वो कम्युनिस्ट था, तो 1945 से लेके 1991 तक जो है ये दोनों सुपर पावर जो है एक दूसरे के आइडियोलॉजी को एक तरफ कंटेन कर रहे थे और दूसरी तरफ अपनी आइडियोलॉजी को जो है वो प्रमोट कर रहे थे। तो ये इस इरा को कोल्ड वार इरा भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक आइडियोलॉजिकल क्लैश था। यूएसए और यूएसआर कभी भी जो है आमने सामने यहाँ फिजिकल या कन्वेंशनल वॉर नहीं हुई इनकी। तो ये भी चीज़ें आईआर के स्कोप में जो है वो पढ़ाई जाती हैं। सातवां, जैसे ही 1945 के बाद दुनिया चेंज हुई, बाइपोलर हुई, तो पहले जो है वो नेशनलिज्म का फैक्टर और बढ़ा। इन कॉलोनीज में, जो यूरोपियन कॉलोनीज थी, वहाँ पे नेशनलिज्म का फैक्टर बढ़ा। तो नेशनलिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम एंड ऑफ राइज ऑफ नॉन वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पहले जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे वो सिर्फ यूरोपियन बेस्ड थे, वेस्टर्नाइज थे, लेकिन जब नेशनलिज्म इन कॉलोनीज में आई, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, ये वेस्टर्न नहीं थे खिते। तो इनमें जब नेशनलिज्म आए तो इन्होंने भी डिमांड की कि इन जो कॉलोनाइज्ड इनके ममालिक हैं उनको भी आज़ादी मिली, जैसे इंडिया और पाकिस्तान बना यहाँ साउथ एशिया में। सेकंड पॉइंट इज it has changed not only the classical nature of international relations but is also responsible for decolonization and the shifting of emphasis from Europe to Asia, Africa, Latin America। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही डिकॉलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ तो जो खिते कॉलोनाइज थे वेस्टर्न कंट्रीज के या यूरोपियन कंट्रीज के, तो उनमें जो है वो जो पावर शिफ्टिंग है, दुनिया जो है वो और एक्सटेंड हुई एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। पॉइंट थर्ड इज नेशनलिज्म हैज आल्सो काज द डिमाइज ऑफ ट्रेडिशनल इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म। तो ये जो नेशनलिज्म, जो यूरोपियन जो है वो कॉन्सेप्ट था, तो नॉन वेस्टर्न खेतों में जब ये आया तो इसने वेस्टर्न की जो पॉलिसीज थी, कॉलोनिज्म, इम्पीरियलिज्म, उनका जो है वो खात्मा किया। But new type of imperialism have also made their presence felt. Communist imperialism or red imperialism or economic imperialism or neocolonialism। तो कुछ जो है वो इकोनॉमिक थियरीज जो है आज भी जो है वो दुनिया में इम्पीरियलिज्म के शेप में जो है वो चल रही हैं। All these isms are the subject of international relations। तो ये जितने भी इज़म्स हैं वो आज आईआर में जो है वो पढ़ाए जाते हैं, आईआर के सब्जेक्ट मैटर हैं। आठवां है न्यूक्लियर एज, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। जब 1945 के बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो न्यूक्लियर एज शुरू हो गई, क्योंकि दुनिया में उससे पहले जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं थी। तो जब न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हो गए और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनी तो इसको न्यूक्लियर एज कहते हैं। उसके बाद रशिया बना, बर्तानिया, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तो ये सिलसिला चला। जब न्यूक्लियर एज बना, न्यूक्लियर बॉम्ब बना, तो उसको उस हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जो है इतना तो वो डिवास्टेशन हुई कि दुनिया हैरान रह गई। फिर आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट की जो है वो बातें हुई। तो ये आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट भी आईआर का सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम भी पढ़ते हैं। Devastating nature of war in nuclear age has complicated many statements to do something for arms control and disarmament। जब ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई तो इसके जितने भी खतरात थे तो कंट्रीज को जो है वो परेशान कर दिया। तो फिर वो जो है वो आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट की जो है वो बात करने लगी। Second point, lengthy deliberation have been taken place on these subjects inside and outside the UN। रियासतें जो है, जो नॉन न्यूक्लियर रियासतें थी और जिनके पास न्यूक्लियर रियासतें थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो भी जो है यूएन के फोरम पे आके बैठ गई सर पकड़ के कि अब जी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो आ गई, अगर पूरी दुनिया ने वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली तो तबाही तबाही होगी। तो वो न्यूक्लियर जो 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 न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कैसे जो है वो डिक्रीज किया जाए। Related problems are the peaceful use of atomic energy, with which the International Atomic Energy Agency and most governments are deeply concerned।
तो जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनी तो रियासतों ने झूठ बोला कि वो जो एटॉमिक एनर्जी है उसको पीसफुल जो है वो यूज़ करने के लिए बनाए गए, जैसे उससे बिजली बनाना, डिजीज़ का जो है वो कुछ डिजीज़ का जो है वो क्योर करना, तो वो ये बनाया। लेकिन जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन थी उसने देखा कि वो जो रियासतें जो टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाती हैं तो वो झूठ बोलती हैं। दरअसल उनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डोमिनेंस रखने की वजह ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है। फोर्थ पॉइंट, द इन्फोर्समेंट ऑफ, तो उसके बाद कुछ ट्रीटीज हुई, जैसे एंड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, साल्ट टू स्टार्ट। ये जो ट्रीटीज़ हैं वो डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल के ट्रीटीज़ हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जो है वो जुमरे में आती हैं, तो ये भी आईआर में जो है वो पढ़ाई जाती हैं। On all these issues there is a vast documentation and a great deal of scholarly studies and investigation। तो ये सारी जितनी भी ट्रीटीज हैं आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट के लिए, तो ये इसमें बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईआर में जो है वो पढ़ाई जाती हैं। नाइन्थ इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो बढ़ने लगी क्योंकि टेक्नोलॉजी आने लगी। रियासतें जो हैं दो जंगें देख के जो हैं उसकी डिवास्टेशन देख के, कैजुअलिटी देख के, तबाही देख के फिर वो रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाने लगे, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूके हो, अमेरिका हो, रशिया हो, जापान हो, चाइना हो। तो इससे बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो इकोनॉमिक इकोनॉमी को जो है फिर प्रायोरिटी जो है वो देने लगे। So no one can ignore in international relations the economic factors such as food problem, economic planning and development, rates of exchange, tariff exchange controls, commodity agreements, international trade, balance of payment, foreign aid, disparities between developed and underdeveloped economies, demand for new international economic order, international investment, multinational corporation। ये सारे जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं ये फिर आईआर के ज़ुमरे में जो हैं वो आने लगे 1945 के बाद। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाए गए। सबसे बड़े ये हैं वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ जिसको कहते हैं। ये इकोनॉमी को डील करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को डील करते हैं। और बहुत सारी यूएन की एजेंसीज हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे जो है वो डील करती हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो आईआर में पढ़ाया जाता है। टेंथ है इमरजेंस ऑफ यूएसए एज अ सुपर पावर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1991 के में दिसंबर में जो है वो जैसे यूएसएसआर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो नया जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया, वो शिफ्ट हो गया, जिसको हम यूनिपोलर कहते हैं। तो उस पे डोमिनेंट जो है वो यूएसए की जो जो आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिज्म, इकोनॉमी में ओपन मार्केट सिस्टम और पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी। तो ये हॉरिजन पे आए। The end of USSR as a superpower in December 1990 changed the whole world, and USA emerged as a superpower that adapted international politics in a such way that majority of the nations of the world visualized themselves as subjected mission of the single power। तो सोवियत यूनियन टूटा, कम्युनिज्म को शिकस्त हुई और कैपिटलिज्म जीत गई, डेमोक्रेसी जीत गई। तो उसके बाद सोली जो सुपर पावर हुआ, जो चैंपियन हुआ और डेमोक्रेसी का और ओपन मार्केट का, वो था अमेरिका। तो आज पूरी दुनिया तकरीबन जो है वो 98%, 99% जो है वो दुनिया जो है वो कैपिटलिज्म पे बिलीव करती है, डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है। तो मोस्ट कुछ हैं मिडिल ईस्ट में हैं या कुछ साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज हैं जो हैं कैपिटलिज्म पे बिलीव नहीं करती, लेकिन मोस्टली जो दुनिया है वो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है। तो उसका चैंपियन यूएसए है।
Second one, the Gulf War of 1999 paved the way for USA to emerge as a superpower that resulted in USA New World Order. Under that, USA became the master of world politics. तो ये गल्फ वॉर 1991 में हुई, तो इसमें जो है यूएसए ने ये प्रूव किया कि वो सुपर, क्योंकि इस गल्फ वार को जो है वो इसमें इंटरमीडिएट करने वाला जो है वो यूएसए। तो यूएसए एज अ चौधरी, एज अ डोमिनेंट इंटरनेशनल फैक्टर जो है वो सामने आया और इसने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिया। तो इसमें इसको जो है वो चैंपियन माना जाता है। तो इमरजेंस ऑफ यूएसए एज अ सुपर पावर आल्सो एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो 91 के बाद, 1990 के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ, यूएसए कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का चैंपियन हो, तो ये भी आईआर के स्कोप में जो है एक मजीद जो है वो सब्जेक्ट जुड़ा, टॉपिक जुड़ा। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है वो टेक्नोलॉजी भी जो है वो बढ़ने लगी। जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, जिसमें फास्ट कम्युनिकेशन है, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और फास्ट टेक्नोलॉजीज हैं, तो दुनिया भी जो है, जो रियासतों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी, उनमें भी जो है वो जिद्दत आने लगी, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, उनमें भी जिद्दत आने लगी। तो उसमें भी आईआर में जो है ये चीज़ें और जो है वो तेज़ी से पढ़ाई गई। तो टेक्नोलॉजी exercises profound influence on the power base of states as well as the course of international relations. ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। The technology at least in three spheres: industrial, communication, military has greatly influenced the power of state. तो टेक्नोलॉजी ने जो इम्पैक्ट डाला वो तीन चीज़ों में, इंडस्ट्रियल, कम्युनिकेशन और मिलिट्री में। मिलिट्री के चाहे वेपन्स हो, उसमें जिद्दत लाई और बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें इन तीन चीज़ों में बढ़ावा आया, तो स्टेट के पावर में भी जो है वो बढ़ावा आया। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। कि इस टेक्नल फास्ट कम्युनिकेशन की वजह से, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, फास्ट टेक्नोलॉजी की वजह से जो है दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बना, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसमें मीडिया आया, जिसमें सैटेलाइट आई, आप लाइव चीज़ें देख रहे हैं, आप फास्ट ट्रेवल करने लगे हैं दुनिया में, आज कम्युनिकेशन फास्ट है। लास्ट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आल्सो एक्सटेंडेड द स्कोप एंड वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल। कि जैसे ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, तो आईआर का वैल्यू और स्कोप जो है और ज़्यादा जो है वो बढ़ गया और ग्लोबलाइज दुनिया हो गई। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन फास्ट, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट और बहुत सारी चीज़ें, तो उसको जो ग्लोबल विलेज है, तो ये टर्म 1980s के बाद जो है इस दुनिया को जो है ग्लोबलाइज दुनिया जो है वो कहने लगे। ड्यू टू सर्टेन रीजंस द स्कैटर्ड वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स इंटीग्रेशन। तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो रियासतें हैं वो करीब आई, दुनिया जो है वो इंटीग्रेट होने लगा, मिलने लगा। द वर्ल्ड इज नाउ अ सिंगल विलेज, स्टेट्स आर देन इनकम्प्लीट विथ वन अनदर। तो ये जो आज दुनिया है वो सिंगल विलेज बन चुकी है और रियासतें जो इतने तो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर कि वो एक दूसरे के बगैर जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। दिस सिचुएशन इंक्रीज द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल स्कोप को जो है बढ़ावा दिया और उसका स्कोप जो है और बढ़ गया। तो ये है समरी है स्कोप ऑफ आईआर की, जो हम पढ़ के आए हैं। स्कोप ऑफ आईआर वाइडेंड एंड ब्रॉडेंड, तो और बढ़ने लगा। डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ पहले पढ़ी गई, फिर इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो पढ़ाया गया आईआर में, फिर इंटरनेशनल लॉ आया वो पढ़ाया गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, लीग ऑफ नेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जब बनी, आईआर की स्कोप में और बढ़ी। इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में पढ़ाया गया। फिर एरिया स्टडीज़ जब आई, तो थियरीज और एरिया स्टडीज जो है वो आईआर के स्कोप में जो है वो बढ़ी। फिर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और ट्रेड मैटर्स आईआर के स्कोप में आ गई। जोग्राफिकल, आइडियोलॉजिकल
मिलिट्री थॉट्स एंड स्टडीज। जब न्यूक्लियर एज आई तो आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट की बात हुई। आइडियोलॉजिकल में कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म आई। जोग्राफिकल चेंज आई जब रियासतें और बड़ी। डिकॉलोनाइज सिस्टम हुआ और दुनिया और ज़्यादा एक्सपेंड हुई, तो और जो है आईआर का जो है इसको बढ़ने लगा। तो दो आईआर इज ग्रोइंग एज अ सब्जेक्ट, आईआर अभी भी ग्रो कर रहा है एज अ सब्जेक्ट डिसिप्लिन dependent on other better organized disciplines for explaining various international phenomena, events, philosophy, law, history, politics, science, psychology। ये आईआर जो है आज भी बहुत सारे और मेच्योर सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर इकोनॉमी की बात करनी है तो वो इकोनॉमिक्स को लेगा, अगर पॉलिटिक्स की बात करनी है तो वो पॉलिटिकल साइंस को देखेगा, अगर साइकोलॉजी की बात करनी है तो वो साइकोलॉजी को देख रहा है, अगर फिलोसफीज को देखनी है तो फिलोसफी को देख रहा है, इंटरनेशनल लॉज और हिस्ट्री को देखना है तो हिस्ट्री और लॉ के सब्जेक्ट्स को जो है वो इंटरमिंगल्ड है। आज भी जो है थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है आया दूसरे मेच्योर सब्जेक्ट्स के ऊपर। द इंटरनेशनल वर्ल्ड इज in transition due to rise in the technology movement of people, goods and ideas। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो आज भी ट्रांजिशन में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों की मूवमेंट बढ़ी है, चीज़ों की मूवमेंट्स बढ़ी है, आइडियाज़ और ख्यालात के और एजुकेशन के जो हैं वो भी फास्ट हुई हैं। AIR is a growing subject with distinctive theories, if not journal and distinctive subject matter may be regarded as a discipline। तो IR को पामर एंड परकंस जो है वो डिसिप्लिन मानता है। तो ये कह रहे हैं कि हालांकि वो मेच्योर सब्जेक्ट नहीं लेकिन अभी भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसकी थियरीज जो हैं वो मेच्योर होती जा रही हैं। लास्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल लाइफ। तो आईआर जो है अभी जो है वो सिस्टमेटिक इसके अप्रोचेस हैं। रियलिज्म, आइडियलिज्म, साइंटिफिक अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविज्म, मार्क्सिज्म और भी बहुत सारी थियरीज हैं। तो ये इंटरनेशनल जो लाइफ है दुनिया की स्टेट्स की जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो ये है स्कोप ऑफ आईआर। तो हाँ, आज हमने पढ़ा तो यहाँ पे जो है वो टॉपिक ख़त्म हो रहा है, लेक्चर ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।